नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंचेफ्रम में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पे हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सब पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई है इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी जो बाली में समिट हो रहा था, अभी जो वर्तमान से हमारे पास ये प्रेसिडेंसी आ गई है और हम इतिहास में पहली बार इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे प्रश्न काफी टाइम से चर्चा में है, तो इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। जो चीज चर्चा में रहती है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको इससे संबंधित जितने भी डायमेंशन हैं वो आपको कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे प्रश्न किसी भी डायमेंशन से पूछा जा सकता है। तो आपको इन पे फोकस करने की आवश्यकता है। इस समिट में क्या हुआ कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया और कहा गया कि हम यूक्रेन वार को जो भी स्ट्रांग रूप से क्या करते हैं, कंडेमेंट करते हैं। इसके द्वारा जो भी मानव सभ्यता है, जो भी मानव समुदाय है, जो भी मतलब के अंतर्राष्ट्रीय कानून है, आपने इनका उल्लंघन किया है और मानव सभ्यता पे कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। और इसका हम क्या कर रहे हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसको तुरंत मतलब कि रोकने की अपील की गई यहां से। ठीक है, दूसरा उनने कहा कि ओपन और फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनरी जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है वो होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, खुली होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। इशारा साफ तौर पर चाइना की तरफ था। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने बात की कि ओपन फेयर जो भी होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बात की कि अगर हमारे देश में, अगर विश्व में कोई भी पेंडेमिक आती है कोविड जैसी, तो उसको फ्यूचर में हम उससे निपट पाए और जो भी हमारे अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो उनको हम इस फंड की सहायता से उनको मदद दें, उनको वैक्सीन उपलब्ध करा सकें, ताकि हमारे पास जो भी मतलब कि ये देश है वो इस प्रकार की महामारी से तुरंत अपना लड़ने में सक्षम हो सकें। तो उन्होंने कहा है हम पेंडेमिक फंड को स्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस पे बात हुई। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी एसेट फ्रेमवर्क लाने की बात कही। आए दिन क्रिप्टो करेंसी चर्चा में रहती हैं, इसका चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। और आप ही और हाल ही दिनों की न्यूज है कि FTX जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो लगातार क्रैश हो गई है। इसका जो वैल्यू थी बहुत कम नीचे चली गई है, तो लोगों का जो पैसा था वो क्या हो गया है, इसमें डूब गया है। क्यों बात की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, काफी वॉलेटाइल होती हैं। और वॉलेटाइल होती हैं तो इसमें आप एक ही सेकंड में आपकी जो पैसा है जीरो से अरबों तक जा सकता है, और दूसरे सेकंड में आपका पैसा अरबों से जीरो की तरफ आ सकता है। तो काफी वॉलेटाइल होती है, इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हमको फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है, हम फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। दूसरा, उनने कहा कि हम जो भी ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का मतलब है जो भी मतलब कि अल्प अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, वेस्टर्न कंट्री को बोल देते हैं ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, तो उन्होंने बोला है जो भी ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल नॉर्थ से क्या होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, ताकि इनके पास जो संसाधन की समस्या है वो दूर हो, इनके पास जो गरीबी है वो दूर हो, इनके पास जो कुपोषण है वो दूर हो, और इनके पास जो राजनीतिक स्थिरता है, अस्थिरता है, तो वो भी दूर हो। कुल मिलाकर ये क्या कर सके, समावेशी विकास कर सकें। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और जो भी मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनमें अधिकांशतः क्या होता है, जो भी हमारे वेस्टर्न कंट्री हैं उनका प्रभुत्व ज्यादा होता है, तो इनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। और जो भी मतलब कि जो भाई अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इन पे अपनी जो भी पॉलिसी है उनको थोपने का काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें इस जैसी संस्थाओं में सुधार होना चाहिए, सभी देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, समावेशी निर्णय की दिशा में हमको काम करना चाहिए। और जो भी हमारे पास विश्व इकोनॉमी में स्लोडाउन हमको देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो इसको टैकल करने की दिशा में हमें प्रयास करने चाहिए। तो ये सारी बातें हुई थी यहाँ पे, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली बार हम इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेंस में भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इनको शब्दों को कोट कर सकते हैं, और जो भी आपके पास ट्रेडिशनल जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों के साथ आप इन पॉइंटों को इंक्लूड करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, अब G20 के बारे में पढ़ लेते हो क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, और पिछले प्रीलिम्स में प्रश्न आया है। कुछ सेट ऑफ हमारे पास कुछ कंट्री थे, आपसे पूछा गया था कि इन सेट में से कौन कौन सी कंट्री G20 की मेंबर हैं। तो आपको मेंबर कंट्री के नाम याद होने चाहिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसमें 20
देश शामिल हैं, 19 कंट्री हैं और एक ईयू शामिल रहता है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, ठीक है। एक इसमें शब्द रहता है ट्रोका। ट्रोका का मतलब होता है कि इसमें जो भी मतलब कि पहले अध्यक्षता मान लो किसी और ने की, करंट में जैसे इंडोनेशिया ने की, और इनकमिंग जैसे भारत है, तो तीनों एक साथ बैठते हैं। जैसे करंट वाला यहाँ बैठेगा, इसके अंदर भारत बैठेगा और उसके अंदर जो भी पिछले कर चुका होगा वो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो भी की जाती है, इन दोनों को आपस में जो भी सीखे हैं, जो भी मतलब की लर्निंग रहती है, वो आपस में बताई जाती है कि आप कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइकोवा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको G20 के नाम, देशों के नाम याद रखने हैं। महत्वपूर्ण कंट्री हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसके बाद रसिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है और तुर्की है। तो इनको याद रखेंगे। G7 में केवल ये वाली कंट्री है, G8 में ये वाला था। तो जब रसिया ने यूक्रेन का जो वहाँ पे जो क्रीमिया है उसका एनेक्सर किया था, तो उसके बाद G8 ने रसिया को बाहर कर दिया था। उसके बाद ये G7 बन गया और G20 में हमारी कंट्री रही। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, आप काफी परेशान हो रहते होंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के मोबाइल होते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के अपने अलग चार्जर होते हैं। जैसे आईफोन का अलग चार्जर रहता है, एप्पल का अलग चार्जर रहता है, और जो भी चाइना के फोन रहते हैं उनके अलग चार्जर रहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने वोट किया था फेवर में कि एक ऐसा लेजिस्लेशन बनना चाहिए, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमको अलग अलग चार्जर की आवश्यकता ना पड़े, और इसके द्वारा जो कंज्यूमर पर, जो भी उपभोक्ता है, जो भी आप अगर मोबाइल खरीदते हैं तो आपके ऊपर कोई वित्तीय बोझ ना पड़े अलग से, आपका एक ही चार्जर सभी प्रकार के फोनों में काम आ जाए, ठीक है। ये उन्होंने कहा था। तो इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी एक टास्क फोर्स का गठन किया है और कहा है, इसकी दिशा में कहा है कि आप चार्जिंग पोर्ट के संदर्भ में स्टडी करो, और जो USB C टाइप का चार्जर है उसको अधिकांशतः सभी जो मोबाइल की जो भी कंपनियां हैं उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करती जा रही हैं, और एक एक मतलब कि उसमें यूनिफॉर्मिटी हमको देखने को मिल रही है। सभी स्मार्टफोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में C टाइप का चार्जर उन्होंने बात की। अच्छा, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसको कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो भी मतलब कि PSC लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी आवश्यकता क्या है कि एक ही चार्जर होना चाहिए? आवश्यकता इसलिए है कि अगर आपने कोई नया फोन खरीदा है तो आपको अलग से कोई चार्जर खरीदने की आवश्यकता ना हो, आपके पास जो ऑलरेडी चार्जर है उसके माध्यम से आप उसको चार्ज कर सकें। दूसरा, जो ई वेस्ट का वर्तमान में चलन बढ़ रहा है लगातार, हमारी जो इन्वायरमेंट है, ई वेस्ट के द्वारा केमिकल जो हजार्ड निकलते हैं उसके माध्यम से मानव स्वास्थ्य पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें ई वेस्ट में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। और भारत में 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि 5 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है 2021 पर ईयर तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारा COP26 उसमें कहा था कि लाइफ मिशन की ओर कहा था कि व्यक्ति की लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति प्लैनेट पीपुल की दिशा में काम कर सके, पृथ्वी को बचाने की दिशा में काम कर सके, पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर सके। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, जो आप लॉक इन इफेक्ट पैदा होता है, कहने लॉक इन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी एप्पल का फोन खरीदा तो आपको एप्पल कंपनी का ही चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा। तो सरकारें ये चाहती है कि आप इस लॉक इन इफेक्ट को खत्म करें। कहने का मतलब है कि आप फोन किसी भी कंपनी का खरीदें, लेकिन आप चार्जर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा, आपका लॉक इन इफेक्ट भी खत्म होगा, ठीक है। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट तो किया ही है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने क्या किया है, ये एक्चुअली क्यों लाया गया था, क्योंकि हमारा जो
इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है 2016 में लेके आए थे, क्योंकि हमारे देश में जो भी मतलब कि बैड एसेट है, एनपीए है, वो लगातार बढ़ रहा था। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप अभी अभी के लिए इतना समझो कि एनपीए का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया है और आपने उस बैंक के लोन को वापस नहीं किया है और 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आप उसको वापस करने के इच्छुक भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या, एनपीए। ठीक है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, तो हम इसको किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में इसको खूब डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है सरकार ने, 15 जुडिशरी और उसमें टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट किया है। 5 ईयर या फिर जो 65 ईयर जो भी पहले हो जाए उसके लिए वो रहेंगे। ठीक है, एनसीएलटी को 2016 में कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्टेब्लिश किया गया था। काम ये था कि आईबीसी कोड को आप स्टेब्लिश करेंगे, जो भी मतलब कि बैड लोन है उसको रिकवरी करने की दिशा में, उसको सेटलमेंट करने की दिशा में काम करेंगे। ठीक है, इसकी टोटल 20 बेंचेस हैं और प्रिंसिपल बेंच हमको न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके लिए एक अथॉरिटी होती है एनसीएलटी, इसमें आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते हैं। इसके लिए क्या करना है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये हमने पता है आपको, और 80 प्लस 90 दिन तक आप इनको किसी केस का निपटारा करना पड़ता है। क्यों? कि अगर आपको 180 दिन में आपका निपटारा नहीं हो रहा तो आप 90 दिन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एक टाइगर की मौत हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी 10 से 12 साल की एज थी, इसलिए इसकी मौत हो गई है। एक नेचुरल कॉज इसमें बोला जा रहा है। तो आपको इसका लोकेशन देखना है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम पहले कॉर्बेट के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉर्बेट में आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, एशियन एलिफेंट देखने को मिलेगा, रेप्टाइल देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे और अदर प्रकार के वाइल्ड एनिमल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे, बाद में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट एक हंटर थे, उनके नाम पर इसका नाम किया गया। ठीक है, 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर सबसे सर्वप्रथम यहीं पे लॉन्च किया गया, क्योंकि टाइगर को हम कंजर्व करने की दिशा में इस प्रोजेक्ट को हम लेके आए। दूसरा, ये उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, पुरी, नैनीताल, अल्मोड़ा में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कभी कभार एक प्रश्न आया था नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क, उसमें एक ऑप्शन था कि राजस्थान की 2 जिलों में हमको इसकी सीमा लगती हुई दिखती है। तो आपको इसकी डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हमें यूपीएससी की लाइन पे पढ़ना है, ना कि किसी कोचिंग संस्थान के टेस्ट पे लाइन पे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, आप उनको सॉल्व करने की दिशा में काम करेंगे, अपना माइंड सेट यूपीएससी के अनुसार बनाएंगे, ना कि किसी कोचिंग संस्था के अनुसार, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसकी सीमा आपको सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की दिशा में, सॉरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसकी सीमा लगती है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस शिवालिक, हिमालय और तराई रीजन में इसकी मध्य देखने को मिलता है। यूपीएससी का काम ये रहता है कि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको उस यूपीएससी के प्रश्न को सॉल्व करने की दिशा मिलेगी। ये आपको कॉमन सेंस, ये आपको कंसेप्ट, ये आपको किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ये आपको किसी क्वेश्चन में कैसे तुक्के लगाते हैं आपको देगा। लेकिन अगर आपको किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा ये आपको नॉलेज पे अधिक फोकस करते हैं, ना कि किसी कंसेप्ट पे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको इधर देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको नंदा देवी नेशनल पार्क मिलेगा, इसके ऊपर आपको वैली ऑफ फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको इधर राजा जी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इधर आपको गोविंद पशु विहार देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर उत्तराखंड की सीमा आपको पता ही है, इधर हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, इधर उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, और नेपाल और चाइना से इधर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको देहरादून इधर आपको
देखने को मिलेगा। तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है, आपसे एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा और वेस्ट टू ईस्ट आपको याद रखेंगे तो आपसे यहाँ पे प्रश्न आपको इजिली बन जाएगा। ठीक है, अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जो ये वाला बोर्ड है इसने ही इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाके इसकी मतलब छानबीन की और पाया कि यहाँ पे डेथ पाया गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसके सेक्शन 5A के तहत स्टेब्लिश किया गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके जो चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं, इसके वाइस चेयरमैन हमको यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट के जो मंत्री रहते हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हमको देखने को मिलते हैं, और इसमें 10 से ज्यादा मेंबर हमको नहीं रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें इसके काम ये रहता है कि आपको कोई भी नोटिफाइड एरिया है तो यहाँ से परमिशन लेना आपको, या ये इनको परमिशन देगा, राज्यों को सलाह देगा, पॉलिसी निर्माण में सलाह देगा, तो ये सारे काम यहाँ से रहते हैं। तो अबाउट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। दूसरा, एक्चुअली इसमें क्या रहते हैं, 6 शेड्यूल आपको देखने को मिलते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 और 4 और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में आपको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी एनिमल की, और अगर आपने इन प्रोटेक्शन का आपने कोई वायलेशन किया तो आपके ऊपर हाई पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको शेड्यूल 3 और 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्शन तो रहेगी, लेकिन इसमें पेनल्टीज और प्रोटेक्शन इसकी शेड्यूल 1 और 2 के अपेक्षा कम देखने को मिलेंगी। दूसरा, शेड्यूल 5 के अनुसार आप क्या करेंगे, एनिमल को आप हंटेड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी एनिमल अगर आप बायोडाइवर्सिटी, किसानों को अगर नुकसान या फिर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हंटेड कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पिछले से पिछले प्रीलिम्स में आया था कि शेड्यूल 5 के अनुसार कौन हंटेड कर सकता है, और इस बार भी प्रश्न इसके संबंधित आया है। शेड्यूल 6 में आपको कल्टीवेशन मिलेंगे, प्लांट से संबंधित आप इनका कल्टीवेशन नहीं कर सकते, प्लांटिंग नहीं कर सकते, तो इसमें प्लांट को इसमें प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलती है। तो आपको जो 6 शेड्यूल है तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। हाल ही में सरकार ने क्या किया है, इस एक्ट को संशोधन करने के लिए बिल प्रपोज किया था, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है। जब पार्लियामेंट से इसका संशोधन हो जाएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, एक टर्टल की स्पीसीज चर्चा में है, रेड क्राउन रूफेड टर्टल। सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है साइड से, ठीक है, कि आप इस रेड क्राउन रूफ टर्टल को प्रोटेक्शन अधिक दें क्योंकि इसका इलीगल यूज काफी हो रहा है। तो इंडिया और बांग्लादेश में ये हमको देखने को मिलता है, नेटिव है, और इसको हाई रिस्क में एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। आईयूसीएन की लिस्ट में एक क्रिटिकल इंडेंजर है, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्रिटिकल इंडेंजर श्रेणी में हमको देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर की स्पीसीज है। और दूसरा, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम साइट के बारे में पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फौना ए फ्लोरा, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और 1963 में इसको अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में 1975 से आया। 183 इसके पार्टीज हैं, भारत ने भी इसको साइन किया है और लीगली बाइंडिंग है। इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कहीं आप वाइल्ड को, एनिमल को या प्लांट को ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं गलत तरीके से, इसको मॉनिटर करने का काम करता है। और इसके सेक्रेटरीट को एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हमको देखने को मिलता है। इसमें 3 अपेंडिक्स हमको देखने को मिलती है, फर्स्ट, सेकंड और 3। फर्स्ट में आपको इसमें करंटली स्पीसीज हमको देखने को मिलती है, थ्रेटन और एक्सटेंशन में है। ये थ्रेटन तो है लेकिन एक्सटेंशन नहीं हुई है, लेकिन डिमांड है इंटरवेंशन की, इसको बचाव करने की सेकंड में, और रेगुलेट करने की कोई स्पीसीज की आवश्यकता है तो थर्ड में हमको देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार ने साइन किया है और लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम हमेशा चर्चा में रहती है। जो भी मतलब कि एम्प्लॉय वर्ग है वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, तो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसमें चुनावी मुद्दा भी बना रही हैं और कह रही हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे।
ठीक है। और हाल ही में कुछ सरकारों में इस स्कीम को रिवाइव भी किया है, जैसे आपने झारखंड में देखा, जैसे आपने राजस्थान में देखा, पंजाब में देखा। ठीक है। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करना बैड पॉलिटिक्स है और बैड इकोनॉमिक्स है। इसके माध्यम से हमारे पास जो इकोनॉमिक्स वर्णन है वो काफी पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे लिए ये सब फालतू की बातें हैं। हमको पढ़ना है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, कब लागू की गई। नेशनल पेंशन स्कीम वॉलंटरी है, लॉन्ग टर्म है, और इसको रेगुलेट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। और ये संस्थान आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। इस एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। इस स्कीम को 2004 में लॉन्च किया गया और इसमें वो ज्वाइन किया जिनने 1 अप्रैल 2004 के बाद उनकी जॉब लगी हो। ओल्ड पेंशन स्कीम में 2004 में डिसकंटिन्यू किया गया। इसमें गारंटेड लाइफ लॉन्ग आपको इनकम मिलती थी और इसमें आपका जो भी महंगाई है वो उसमें शामिल रहती थी। 50% ऑफ लास्ट सैलरी की आपको इसमें पेंशन मिलती थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम अंतर देख लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको जो कोई भी एम्प्लॉय है तो आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, जबकि ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम में 10% का कंट्रीब्यूशन टायर 1 में करना पड़ता है। इसमें दो होते हैं, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। पेंशन की गारंटी इसमें रहती थी, लेकिन इसमें कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। अमाउंट ऑफ पेंशन इसमें लास्ट सैलरी का 50% रहता था, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो भी महंगाई भत्ता इसमें रहता था, लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ महंगाई भत्ता नहीं है। और इसमें 40% तक आपको कम्यूटेशन अलाउ था, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और जीपीएफ की फैसिलिटी इसमें थी ओल्ड में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें आप पैसा विथ इन 15 ईयर आप निकाल सकते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भी कर्मचारी वर्ग है उनके लिए घाटे का सौदा है, जबकि जो एमपी है, एमएलए हैं, उनके लिए अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो खत्म करनी है तो सबके लिए करो और चालू करनी है तो सबके लिए करो। हो सकते हैं उसके कुछ निगेटिव इम्प्लीकेशंस हो, कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हो, तो हमें इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए और एक हेल्दी संवाद करने चाहिए लोगों के मध्य। और अगर ऐसा होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। मास्को फॉर्मेट चर्चा में है। फोर्थ मीटिंग इंडिया की रसिया के साथ हुई और ये मास्को फॉर्मेट का मतलब रहता है, इसको मास्को डायलॉग भी बोलते हैं, कि अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के विकास के संबंधी बात करते हैं। इसमें रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तिर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया शामिल रहता है। और अफगानिस्तान के हित के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की स्थिरता हो, वहां पे विकास से संबंधित संभावनाएं हों, इसलिए चर्चा में रहता है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अफगानिस्तान का मैप पढ़ें, वहां से प्रश्न बन सकते हैं और अफगानिस्तान लगातार चर्चा में रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि अफगानिस्तान से कौन कौन से देश की सीमा लगती है। तो आपको देखने को मिलेगा इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है, इधर तिर्गिस्तान है, इधर आपको इधर चाइना की सीमा लगती है, इधर पाकिस्तान है, और इधर आपको भारत की भी सीमा ऊपर से लगती है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है। इसको बुखारा गलियारा भी बोलते हैं। और इधर ईरान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान और इसकी कैपिटल आपको काबुल देखने को मिलेगी। अच्छा, ये ब्लैक सी है, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ब्लैक सी से, सॉरी ब्लैक सी नहीं, एक कैस्पियन सी है। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, और अक्सर ये चर्चा में रहता है। उसके अलावा ये आपको स्टेज ऑफ हार्मोज आपको इधर देखने को मिलेगा और ये लगातार चर्चा में रहता है ईरान के वजह से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊपर आपको इधर एक छोटा सा इधर अरल सी देखने को मिलेगा और इसकी सीमा आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य देखने को मिलेगी। यहाँ पे अरल सी है वो लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण इस सूखे का कारण है। यहाँ पे दो नदियां आपको देखने को मिलेंगी, एक यहाँ पे अमू दरिया और सीरी दरिया देखने को मिलती है। तो ये चर्चा में था। अब भारत ने क्या किया है अफगानिस्तान में, हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ईरान में चाबार पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में आपको इधर देखने को मिलेगा ग्वादर पोर्ट, यहाँ से इसकी दूरी मात्र 72 किलोमीटर है और यहाँ से हम इसका निर्माण कर कर
जेरांज देलेराम हाईवे का निर्माण करेंगे और अफगानिस्तान में इसको मिलाएंगे, और ये हेरात से लेकर एक रिंग रोड के द्वारा हम अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी का इस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान हमको यहाँ से मार्ग नहीं देता है, हम ऊपर से जा सकते थे लेकिन यहाँ से पाकिस्तान के द्वारा इसको ऑक्युपाइड किया गया है, यहाँ से हमको मार्ग नहीं मिलता है। तो अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपकी कुछ लोकेशंस आपको याद रखनी है, जैसे हेरात है, कंदार है, गजनी है, काबुल है और मजार शरीफ है। इसके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कहाँ की सिटी है, अफगानिस्तान की सिटी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत ने क्या क्या डेवलपमेंट की? टोटल भारत की जो एड है 844 मिलियन डॉलर की है अफगानिस्तान में। आपको इधर सलमा डैम देखने को मिलेगा, आपको इधर जयरांज हाईवे देखने को मिलेगी, न्यू पार्लियामेंट भारत ने बनवाया था, और जो भी ट्रांसमिशन 200 केबी की यहाँ पे चल रही थी। मजार शरीफ, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमने पढ़ लिया। हेरात, दिलेराम, कंधार, काबुल, मचारे शरीफ, ये रिंग रोड है। इस रिंग रोड से हम जेरान से लेकर रोड बनाएंगे 218 किलोमीटर वाली, और इस रिंग रोड से कनेक्टेड होगी, तो हमारी कनेक्टिविटी सारे अफगानिस्तान में हो जाएगी और यहाँ पे अपने माल को ट्रेड कर पाएंगे, यहाँ की एक्टिविटी इकोनॉमिक रूप से बढ़ेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, एक LHB जो कोच है ट्रेन की, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिसको लिंक हॉफमैन बोस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत गौरव ट्रेन स्कीम में इसको कोच को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम जो ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर पर हावर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टील आउटसाइड की जो बॉडी है स्टील की देखने को मिलती है, और इनसाइड की बॉडी है हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। तो ये पुराने कोच की अपेक्षा, इन कोचों की अपेक्षा ये क्या रहते हैं, लाइट वेटेड रहते हैं, और जब भी कोई एक्सीडेंट रहता है तो एक दूसरे में ये कॉलिजन नहीं कर पाते। तो कॉलिजन नहीं कर पाते तो एक्सीडेंट की संभावना इसमें बहुत कम रहती है, और जो भी मतलब कि जो डेथ काउंट रेशियो है वो भी कम हमको देखने को मिलता है, इसलिए चर्चा में रहते हैं। इसलिए आपने देखा हो अधिकांश ट्रेनों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। दूसरा, कार्बन बॉर्डर टैक्स चर्चा में है। क्यों? कि COP27 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को लॉन्च किया गया। कहा कि हम 2026 तक इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने का पर्पज ये है कि अगर हमारे पास कोई माल आएगा, कोई भी मतलब गुड्स आएंगे, हम कोई भी कंट्री हमको एक्सपोर्ट करेगी, तो हम देखेंगे उस कंट्री के द्वारा कितना इमिशन किया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। उस इमिशन के आधार पर हम क्या लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे। तो क्या हुआ, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना ने इस टैक्स को अपोज किया। कहा कि आप तो भेदभाव कर रहे हैं, आपने विकास कर लिया, और आपने विकास कर लिया, आपने ये मान लो वेस्टर्न कंट्री है, इधर आपको अल्प विकसित भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका देखने को मिलेंगे। तो भारत ने कहा आपने तो वेस्टर्न लोग हो, आपने तो विकास कर लिया, आपने इमिशन कर लिया, आपने टेक्नोलॉजी ले ली, आपके पास पैसा है, तो आप पैसे के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने इमिशन को कम कर पाएंगे, और हमारे द्वारा अब जो प्रोडक्ट आपके पास जाएगा आप उसमें इमिशन के आधार पर टैक्स लगाएंगे। और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हमने विकास का स्वाद चखा नहीं है, आप तो ऑलरेडी चख चुके हो। तो अब हमारी जब विकास की बारी आई तो आप कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो भारत ने कहा हम इसको अपोज करते हैं, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो इसलिए चर्चा में था, बस आपको इसको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। दूसरा एक शब्द चर्चा में है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का मतलब है कि आप कोई भी मटेरियल यहाँ से लेंगे, आप मशीन के द्वारा उसको 3D के रूप में प्रिंटेड कर पाएंगे। कुछ भी चीज हो, ऑर्गन्स हो, कोई भी मतलब चीज हो, कोई भी मटेरियल हो, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो, हम इसको यहाँ पे प्रिंटेड कर पाएंगे। बस इसमें आपको क्या लेना है, जो मटेरियल आपको लेना है, जो भी आपको प्रिंट करना है, जैसे हाउस आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करने का मतलब बनाना है, ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम हो जाएगा। काम कौन करेगा, रोबोटिक्स करेंगे, आप उसमें मटेरियल डालेंगे और आपके अनुसार वो सारा काम कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, कोई भी क्षेत्र में, एयरक्राफ्ट क्षेत्र में है, कोई भी रोबोटिक्स है, उसके माध्यम से आप इसको प्रिंट
कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडवांटेज क्या है, मटेरियल वेस्टेज कम होगा, लोअर एनर्जी कंजप्शन होगा, एनवायरमेंट कॉस्ट कम होगी, डिजाइन अल्टरनेशन देखने को मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, अभी डेवलपमेंट के लेवल पर है, जब संपूर्णतः हो जाएगी। प्रश्न ये आया था कि इसके द्वारा क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, तो जो भी आपको साइंस टेक से जो भी प्रश्न दिखें, नई टेक्नोलॉजी हो, जो भी संभावनाएं उसमें पूछते हैं, तो आप सभी अधिकांशतः सभी संभावनाएं उसमें ट्रू रहती हैं। हालांकि यूपीएससी का ट्रेंड यही रहा है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हमेशा ट्रू रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, ग्राफीन चर्चा में है। साइंटिस्ट ने कुछ डेवलप किया है, फोटोनिक क्रिस्टल। इसमें आपको बटरफ्लाई विंग, पिकॉक, फीटर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाले इस टाइप के डेवलप किए हैं। ग्राफीन क्या होता है, जो भी हमारा इस टाइप का शेपेज रहता है, हेक्सागोनल कार्बन का सेम रहता है, शेप रहता है। इसमें आपको सिंगल लेयर कार्बन एटम की देखने को मिलेगी, हेक्सागोनल देखने को मिलेगा, हनीकॉम्ब लैटिस रूप में हमको देखने को मिलता है। इसकी फीचर से रहती हैं कि थिनिस्ट है, काफ़ी पतला रहता है, वन एटम थिक रहता है, और जो काफ़ी लाइट मटेरियल रहता है, स्ट्रॉन्ग काफ़ी रहता है, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, गुड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। एप्लीकेशन किस में कर सकते हैं, एनर्जी में कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, सेंसर में कर सकते हैं, इमेजिंग में कर सकते हैं, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। जहाँ भी आपको यूजेस दिखे उसके आपको ग्राफीन का उपयोग कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी अभी क्या है, लोग कह रहे हैं कि आप ग्राफीन का उपयोग बैटरी के रूप में करें, सोलर पैनल में करें, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है सोलर लाइट की वो भी बढ़ सके, इसलिए चर्चा में और था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, अभी G20 की जो समिट बाली में हुई, प्रधानमंत्री ने कुछ गिफ्ट किया, जिसमें से एक था पटोला, नहीं पाटन पटोला, जो कि जीआई टैग गुजरात में है, दूसरा था मातानी पचेड़ी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। पाटन पटोला आप यह देख रहे हैं वस्त्र है, और मातानी पचड़ी आपको इधर ये देखने को मिल रहा है। एंसेंट आर्ट डबल इकात पटोला है, प्योर सिल्क में देखने को मिलता है, 11वीं सेंचुरी में हमको देखने को मिला। इसको बांधनी भी बोलते हैं, प्रोसेस जो होता है इसको बांधनी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, मातानी पचेड़ी आपको इधर देखने को मिलेगी, मदर गॉडेस से संबंधित है, ये भी आपको सिल्क फोक फीचरिंग देखने को मिलेगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, किस स्टेट से संबंधित है। ये क्या है, क्लॉथ से आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे। दूसरा, नेशनल प्रेस डे चर्चा में था। इसको 16 नवंबर में मनाया गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और इसको 16 नवंबर 1996 में, सॉरी 96 में नहीं, 66 में इसको स्टेब्लिश किया गया, नेशनल प्रेस डे, इसलिए इसको मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहली बार 4 जुलाई 1966 में स्टेब्लिश हुई, और इसके लिए सरकार एक प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 लेके आई, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी हमारे देश में न्यूज़पेपर हैं वो इंडिपेंडेंस रहें, और जो भी वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का पालन करें। कुल मिलाकर जो भी हमारी पत्रकारिता है, जो भी हमारी जर्नलिज्म है, वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें, उसको रेगुलेट करने का पालन करें, इसलिए इसका स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ग्लोबल स्किल समिट विथ इंडियन मिशन अभी वर्चुअल रूप से ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया कि भारत सरकार के जितने भी मिनिस्ट्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया कि हमारी ये चाहते हैं कि भारत को स्किल कैपिटल बनाया जाए, और भारत ने युवाओं को स्किल देने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना चलाई है, इंडियन इंटरनेशनल स्किल सेंटर भारत स्टेब्लिश करना चाहता है, एनएसडीसी इंटरनेशनल स्टेब्लिश करना चाहता है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करना चाहता है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप करना चाहता है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी स्थापना की है, लेके आई है। कहा है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी पढ़ाई होगी वो रोजगार परक होगी, एम्प्लॉयमेंट के अनुसार होगी, भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा, इस बात को इन्होंने कहा है, और इसमें जो भी हमारी धरोहर है उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, उद्देश्य है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन को दो। मिलिट्री में जो हमारा एयरफोर्स का जो विंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एयरफोर्स के विंग से कहा है कि आप इसको महिलाओं को परमानेंट कमीशन दो। शॉर्ट टर्म कमीशन अभी तक दिया जाता था, 4 साल की सर्विस दी जाती थी या 10 साल की, और उनमें उस सर्विस का लाभ भी नहीं होता था। तो इन्होंने कहा है कि आप इसको परमानेंट की जितनी भी फैसिलिटी हैं सारी दो। जो भी मतलब कि परमानेंट एम्प्लॉय होता है उसको जितनी फैसिलिटी दी जाती है वो सारी फैसिलिटी इनको देने का वादा किया गया। बीवन की इसमें 1992 में एंट्री हुई नॉन मेडिकल रोल्स में, इस बात को ध्यान रखेंगे, बस इतना महत्वपूर्ण था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, मेंस में कोट कर सकते हैं, कोई भी वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित प्रश्न आता है तो आप इसको यहाँ कोट कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टिंग चर्चा में है, अक्सर यूपीएससी ऐसे शब्द पूछ लेती है। तो व्हाइट लिस्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे ईमेल एड्रेस हैं, ऐसे आईपी एड्रेस हैं, ऐसे ऐप हैं, ऐसे लिस्ट ऑफ एंटिटी है, ऐसे लोगों का सेफ डेटा है कि आपको इनके माध्यम से कोई भी चीज आती है तो आप सेफ फील करेंगे। आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपके पास कोई फ्रॉड हो रहा है, जैसे आजकल ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड जैसी घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो ट्राई ने कहा है कि व्हाइट लिस्टिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना चाहिए। लोग क्या करें, व्हाइट लिस्टिंग को बनाएं और उनके माध्यम से अपना जो भी मतलब की कम्युनिकेशन है उसको स्टेब्लिश करने का प्रयास करें। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। और इस शब्द को याद रखिएगा, व्हाइट लिस्टिंग क्या है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्राई के बारे में हमने पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो आप वहां से इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा गलवान वैली चर्चा में है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत ने यहाँ पे काफी और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वहां पे स्टेब्लिश किया है और ये हमेशा चर्चा में रहता है। इसको अक्साई चीन बोलते हैं, इसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसको एलएसी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको पेंगोंग लेक बोलते हैं। ये आपको कारगिल देखने को मिलेगा, ये आपको लेह देखने को मिलेगा। इधर आपको ऊपर इधर आपको इधर सक्षम वैली देखने को मिलेगी। दूसरी चर्चा में था, ये हमने पढ़ लिया। अब एक्चुअली क्या है, इधर आपको अक्साई चीन देखने को मिलेगा, इधर आपको सक्षम वैली देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है। ठीक है, ये चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है। इसको सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। प्रश्न यही आया था कि सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इधर आपको नुब्रा वैली देखने को मिलेगी। तो प्रश्न था कि सियाचिन ग्लेशियर क्या नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, तो हाँ नुब्रा वैली के नॉर्थ में है। यहाँ से एक नुब्रा रिवर बहती है, वहाँ वो नुब्रा वैली बनाती है, तो इसके नॉर्थ में हमको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, कश्मीर इधर है, जम्मू कश्मीर इधर है, लद्दाख एक है, पेंगोंग सो लेक इधर है, हॉट स्प्रिंग अभी चर्चा में था, गलवान वैली इधर है ही। ठीक है, ये अभी अक्सर चर्चा में रहे, तो इन लोकेशन आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। इसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं, ये भारत की सीमा लगती है, हमने पढ़ा है। क्योंकि पाकिस्तान हमको रास्ता नहीं देता है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ईरान में चाबार पोर्ट का निर्माण करना पड़ रहा है। अगर ये हमको रास्ता दे देता तो हम सीधे अपना सामान, गुड्स है, सर्विस है, सारा यहाँ से पाकिस्तान में पहुंचा सकते थे और हमको जो चाबार पोर्ट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमको नहीं करना पड़ता। इसलिए हमको चाहिए कौन, ये चाहिए पाक ऑक्युपाइड जो एरिया है, गिलगित जो भी बाल्टिस्तान वाला, वो चाहिए। तो इसलिए हम इसको बखान कॉरिडोर से एक्सेस पा सकें और हमारी जो सेंट्रल एशिया है वहाँ भी अपनी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर पाएं, इसलिए चर्चा में रहता है। बखान कॉरिडोर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे क्या है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है जो कि भारत से लगता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही तो नहीं था, एक टॉपिक और है वो भी पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको तासी गैंग बोलते हैं और सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे है और यहाँ पे हमको वोटिंग का 100% टर्नआउट देखने को मिला है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने वोट नहीं दिया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है,
लोकतंत्र के सिद्धांत को मजबूत करने वाली चीज है। और इतनी ऊंचाई पर लोग रह रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, तो आपको प्रेरणा वाली भी चीज है। आपको इनसे प्रेरणा लेकर आप जहां कहीं भी हैं आपको वोट देने जाना चाहिए। वो बात अलग है कि राजनीति कुछ ऐसी है, वोट देने का मन नहीं करता है तो वो छोड़ो, लेकिन अपने अधिकारों का उपयोग करो। लोग इस वोट देने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमको वोट देने का मौका मिल रहा है तो हम वोट नहीं देने जाते हैं। म्यांमार में लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग लड़ रहे हैं, और अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं वहां पे वो लोग लड़ रहे हैं वोट देने के अधिकार के लिए। हमारे पास तो वोट देने का अधिकार है, हमारे पास तो लोकतंत्र है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं देखने को हमें नहीं मिलती हैं। हमारे पास ऐसी संस्कृति है जो हम देशों को प्रभाव कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उनका मन मोह सकते हैं, हम विश्व में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए अपने वोट का उपयोग कीजिए, अपने वोट को दीजिए, और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक